ओके दोस्तों, डिप्लोमा इन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करने हैं, हम इसी फंडामेंटल को डील कर रहे हैं। आज के टॉपिक में कुछ डिफाइनिंग टर्मिनोलॉजी की स्टडी करेंगे। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, साइकिल का मतलब होता है चक्र, टाइम पीरियड का मतलब होता है आवर्तकाल, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, हिंदी एम्पलीट्यूड ही इसका आयाम, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, एवरेज वैल्यू का मतलब होता है औसत मान, औसत मान, और आरएमएस वैल्यू को हम आरएमएस वैल्यू ही लिखते हैं। आरएमएस मान या आरएमएस वैल्यू कहते हैं इसको, आरएमएस मान या इफेक्टिव मान कहते हैं। ठीक है, आज इतनी टॉपिक्स हम इसी फंडामेंटल में स्टडी करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम साइकिल की बात करें तो चक्र क्या होता है। जैसे मैंने कल एसी सर्किट, एसी करंट का, अल्टरनेट करंट का मैंने कल डिफिनीशन बताया था, एसी का मैंने कल डिफिनीशन बताया था, और उसमें हमने आपके सामने प्रेजेंट किया था। क्या प्रेजेंट किया था? देखिए, ये मान लीजिए आपकी साइनोसॉइडल करंट है ये, और ये क्या है? ये सारे वैल्यूज हैं। ये क्या है? ये सब कुछ जितना भी आपके सामने दिख रहा है ना, ये सब वैल्यूज है। इसमें एक वैल्यू और ऐड कर देते हैं, उसका नाम है इंस्टैंटेनियस वैल्यू। क्या कहते हैं? इंस्टैंटेनियस वैल्यू। एक वैल्यू और है, इंस्टैंटेनियस वैल्यू, इसको भी हम देखेंगे, तात्क्षणिक मान जिसको हम कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब वैल्यूज हैं, ये सब मान हैं जिनको टाइम और वैल्यू जो आपका अल्टरनेट करंट है, सब मान है जिसको पॉइंट करके ये ग्राफ क्या किया गया है, बनाया गया है। ये सब कुछ जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये सब कुछ मान है। जैसे मान लीजिए कि आप जब लाइन ड्रा करते हैं, रेखा जब खींचते हैं, मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, तो एक्स और वाई के मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट मान हो, मान लीजिए 1 2 2 3 4 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मान हो, तो इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो ये आपका x पे 1, y पे 2, फिर x पे 2, y पे 3, फिर x पे 3, y पे, ऐसे जब एक क्रम से ये बढ़ रहे हैं x y, तो सबको हम पॉइंट को निर्देशित करें तो ऐसे बनेगा, इनको मिलाएं तो एक रेखा बनेगी, नहीं बनेगी? उसी तरह से ये आपका जितना भी ये वैल्यू सब रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें टाइम और मैग्नीट्यूड के साथ क्या लिया गया, कोऑर्डिनेट्स हैं। जो दो पॉइंट में, एक पॉइंट जो है आपको करंट की मैग्नीट्यूड बताएगा और एक पॉइंट क्या बताएगा, टाइम बताएगा। तो ये सारे जो है क्या है, सारे वैल्यूज हैं जिनको एक साथ मिला दिया गया है, तो एक कर्व बन गया है। तो इन सारे वैल्यूजों में अब चूंकि अल्टरनेट करंट की एक फिक्स वैल्यू नहीं है, यह लगातार इसकी वैल्यू चेंज हो रही है और बहुत सारे मान हो रहे हैं। जैसे अगर 6 एम्पियर है तो 0 से 6 तक करंट बढ़ रही है, फिर घट रही है, यानी कि एक निश्चित मान नहीं बन रहा है। तो फिर हम निश्चित मान, इफेक्टिव वैल्यूज निकालते हैं उसमें से, इनमें से इन सभी की जगह पे एक इफेक्टिव वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये सब हम निकालते हैं दोस्तों। ये सारे मान हैं, इन सारे मानों को लेकर के एक एवरेज मान निकाला जाता है जिसको औसत मान बोलते हैं। फिर इन्हीं मानों से एक रूट, मीन, स्क्वायर वैल्यूज निकाला जाता है ताकि एक इफेक्टिव वैल्यू इसका हमें प्राप्त हो सके। क्योंकि बहुत सारे मान हैं, बहुत सारे वैल्यूज निकलते हैं। इंस्टैंटेनियस वैल्यू, किसी भी टाइम पे लिया गया मान, किसी भी क्षण, जैसे मान लीजिए हम इस टाइम पे ले रहे हैं तो ये मान होगा, इस टाइम पे ले रहे हैं तो ये मान होगा, इस टाइम पे ले रहे हैं तो ये मान होगा। किसी भी टाइम पे लिया गया जो मान होता है उसी को हम तात्क्षणिक मान कहते हैं। आगे इनको हम देखेंगे। अगर हम साइकिल की डिफिनीशन की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो अगर हम साइकिल की डिफिनीशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो साइकिल होता क्या है, चक्र जिसको हम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, साइकिल। इसमें वो लिखेंगे किसी किसी अल्टरनेट क्वांटिटी, अल्टरनेट क्वांटिटी के, किसी अल्टरनेट क्वांटिटी के पॉजिटिव पल्स, कौन से पल, पॉजिटिव पल्स, और निगेटिव पल्स, पॉजिटिव पल्स और निगेटिव पल्स के कपल्स को क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। को क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं।
ठीक है, किसी अल्टरनेट क्वांटिटी के पॉजिटिव पल्स और नेगेटिव पल्स के कपल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, साइकिल कहते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव पल्स है, नेगेटिव पल्स है, इसका एक जोड़ा क्या कहलाएगा, साइकिल कहलाएगा। ठीक है, चाहे वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो, कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइकिल का डेफिनेशन। अगर अब हम देखें आवर्तकाल, तो आवर्तकाल किसे कहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड, जिसको हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल ये क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसमें हम प्राप्त करेंगे कि एक साइकिल को पूर्ण करने, मान लीजिए ये करंट यहाँ से शुरू हुई और आकर के यहाँ समाप्त हुई, तो एक साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लगेगा, जितना भी समय इसमें लग रहा है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा, उसी समय को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो यह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक साइकिल को कंप्लीट करने में, इसको कंप्लीट करने में, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, जितना समय लगता है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, उसको क्या कहते हैं, उसको आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, उसको आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम पीरियड। इसके बाद है आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड का मतलब है आयाम। क्या कहते हैं इसको, आयाम। तो आयाम क्या है, किसका नाम है, इसको देख लेते हैं। तो आयाम को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कैसे, कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, चाहे पॉजिटिव पल्स के इस डायरेक्शन में, चाहे नेगेटिव, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो इसका मैक्सिमम मान होता है ना, अल्टरनेट क्वांटिटी का जो मैक्सिमम मान होता है, उसी को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे किसी अल्टरनेट क्वांटिटी के, किसी अल्टरनेट क्वांटिटी के किसी भी डायरेक्शन में मैक्सिमम मान को हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम यहां बात करेंगे किसी अल्टरनेट क्वांटिटी के, किसी अल्टरनेट क्वांटिटी के किसी अल्टरनेट क्वांटिटी के किसी डायरेक्शन में किसी अल्टरनेट क्वांटिटी के किसी डायरेक्शन में मैक्सिमम मान को, इसको मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन। साइकिल क्या है, पॉजिटिव पल्स नेगेटिव पल्स का जो जोड़ा है अल्टरनेट क्वांटिटी का, चाहे वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो, पॉजिटिव पल्स नेगेटिव पल्स का जो कपल है उसी को हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। और एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो इसकी मैक्सिमम वैल्यूज होती है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये तीनों डिफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं क्या, इंस्टैंटेनियस वैल्यू। इंस्टैंटेनियस वैल्यू क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं।
डिफाइन कर लेते हैं। सब डिफाइनिंग टर्मिनोलॉजी है जो आपके एक नंबर में या टिप्पणी में रिमार्क में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपके टिप्पणी में रिमार्क में आपसे ये क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है। तो चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं इंस्टैंटेनियस वैल्यू के संबंध में। इंस्टैंटेनियस वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं तात्क्षणिक मान। क्या कहते हैं इसको? तात्क्षणिक मान। क्या है ये? इंस्टैंटेनियस वैल्यू। तो ये तात्क्षणिक मान दोस्तों होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। इसको हम कहते क्या है? देखिए, ये सारे मान पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे 1 सेकंड पे कितना एम्पियर, 2 सेकंड पे कितना एम्पियर, जो ये पॉइंट है वो बता रहा है कि पर्टिकुलर टाइम में कितना करंट है। जो ये सारे पॉइंट है ना, ये हर एक पॉइंट यही बता रहा है कि इस समय में इतना एम्पियर करंट है। जैसे मान लीजिए हम इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि 3 एम्पियर पहुंच रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे समय मान लीजिए 3 सेकंड है। तो ये पॉइंट ये बता रहा है कि 3 सेकंड समय पर धारा 3 एम्पियर है। ठीक है, यानी कि हर एक पॉइंट हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पर्टिकुलर समय में कितना एम्पियर करंट जो है ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ हम बताएंगे कि इस समय में जो भी यहाँ टाइम हो, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, जो भी ये टाइम हो, इस टाइम पे ये इसके मान लीजिए 6 एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट। ठीक है, तो हर एक पॉइंट हमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पर्टिकुलर समय में इतना एम्पियर करंट यहाँ पे अल्टरनेट क्वांटिटी का पहुंचा हुआ है। तो किसी भी क्षण इनका जो समय लेते हैं, अगर इसको एंगल में हम लेते हैं तो ये एंगल आपका π/2 होता है, और ये क्या होता है? पाई होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए I एम साइन थीटा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम मैक्सिमम करंट चाह रहे हैं ना, आई मैक्सिमम चाह रहे हैं, तो ये साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा? 90 होगा, यानी कि I हो जाएगा। ठीक है, तो जो करंट आई होगा वो क्या होगा? आई एम। लेकिन किस एंगल पे? जब ये π/2 होगा, थीटा क्या होगा? 90 होगा। तो 90 डिग्री पर इसका एंगल क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे किसी विशेष क्षण पे एट एनी स्टैंड, किसी विशेष क्षण पर इसको क्या कहेंगे? एट एनी स्टैंड, एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, किसी विशेष क्षण पर एट एनी इंस्टेंट अल्टरनेट क्वांटिटी, किसी विशेष क्षण पर अल्टरनेट क्वांटिटी के मान को क्या कहते हैं? इंस्टैंटेनियस वैल्यू कहते हैं। इंस्टैंटेनियस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, किसी विशेष क्षण पर एट एन इंस्टेंट जो अल्टरनेट क्वांटिटी की वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इंस्टैंटेनियस वैल्यू को कहते हैं। ये हो गया इसका तात्क्षणिक मान। किसी भी टाइम पे हम जो वैल्यू पाएंगे, मान लीजिए इस टाइम पे हम रेखा खींच रहे हैं तो ये वैल्यू पा रहे हैं, ये वैल्यू पा रहा है। इस टाइम पे हम देख रहे हैं तो ये वैल्यू पा रहा है, इस टाइम पे 0 पा रहा है। यानी किसी भी टाइम पे जो वैल्यू हम लेते हैं इंस्टेंट, किसी भी समय, वही क्या कहलाता है? इंस्टैंटेनियस। यानी कि सारी वैल्यू क्या है? इंस्टैंटेनियस वैल्यू है। तो अगर हम इसकी बात करें ना, ये तो मैक्सिमम वैल्यू, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी क्या है? इंस्टैंटेनियस वैल्यू है। ये क्या है? इंस्टैंटेनियस वैल्यू है दोस्तों। ये बहुत माइन्यूटली डिफिनेशंस है जिसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझे तो नहीं रख पाएंगे। इनमें कैटेगरी करना, इसमें डिफरेंस करना आपके समझ के बाहर हो जाएगा। इसलिए डिफिनेशन को समझना जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके संबंध में, फ्रीक्वेंसी के संबंध में। कि फ्रीक्वेंसी क्या बात है, फ्रीक्वेंसी चीज क्या है। तो चलिए अब हम डिफिनेशन बताने जा रहे हैं। क्या?
फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हम इसका डिफिनीशन आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, चलिए क्या हम बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ये क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। अब जो ये साइकिल आप देख रहे हैं, ये जो आप साइकिल देख रहे हैं, ये मान लीजिए अल्टरनेट क्वांटिटी चाहे जो भी हो, ये एक साइकिल है। फिर अगर हम दूसरे साइकिल की बात करें तो ये आपकी दूसरी साइकिल हो जाएगी। तीसरी साइकिल की बात करें तो ये आपकी तीसरी साइकिल हो जाएगी। तो एक साइकिल हो गया ये आपके सामने वन साइकिल, ये हो गया आपके सामने टू साइकिल, ये हो गया आपके सामने थ्री साइकिल, ठीक है। तो ये सब क्या है, वन साइकिल, सेकंड साइकिल, थ्री साइकिल, ये नंबर्स ऑफ साइकिल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो एक सेकंड में जो इनके चक्करों की टोटल जो साइकिल की संख्या होती है, एक सेकंड में जो इन साइकिल की संख्या होगी, उसी को ही हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि एक सेकंड में, लिखेंगे एक सेकंड में, एक सेकंड में जितना साइकिल ये चल गया वही क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। एक सेकंड में किसी अल्टरनेट क्वांटिटी के, एक सेकंड में किसी अल्टरनेट क्वांटिटी के चक्करों की संख्या को, के चक्करों की संख्या को, चक्करों की संख्या को, एक सेकंड में किसी अल्टरनेट क्वांटिटी के चक्करों की संख्या को हम क्या कहते हैं, चक्कर मतलब साइकिल्स की संख्या को, इसको ऐसे लिखते हैं। चक्करों की बहुत बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक क्वांटिटी के साइकिल्स की संख्या को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज होता है। ध्यान देना है इस बात का, क्या होता है, सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज होता है। इसको आप इसके आगे एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी सदैव 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 क्या होती है, टाइम पीरियड के व्युत्क्रम होती है। क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सदैव टाइम पीरियड की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी एफ हो, हाँ, यदि 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 फ्रीक्वेंसी क्या हो, यदि फ्रीक्वेंसी एफ हो, यदि फ्रीक्वेंसी एफ हो और टाइम पीरियड टी हो, तो इनमें निम्न संबंध होता है, तो इनमें निम्न संबंध होता है, तो इनमें निम्न संबंध होता है। क्या होता है, एफ इजिकल टू 1/t। क्या होता है, एफ इजिकल टू 1/t। ये जो टाइम पीरियड है, ये फ्रीक्वेंसी की क्या होता है, व्युत्क्रम होता है दोस्तों। अगर हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि एक सेकेंड में 50 साइकिल जो है अल्टरनेट क्वांटिटी मूव करती है। एक सेकेंड में कितना साइकिल, 50 साइकिल अल्टरनेट क्वांटिटी मूव करती है। तो अगर हम इसको डिफाइनिंग करते हुए इसको हम आगे बढ़ाना तो देखिएगा, इसको अगर हम आगे बढ़ाना है तो अगर हम बात कर लेते हैं, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके सामने चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी बात को अगर आगे बढ़ाते हुए हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक सेकंड में चक्करों की संख्या को तो हमने ये देख लिया कि भाई जो एक सेकंड में चक्करों की संख्या आपकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। अगर हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बात करें, यदि हम
क्या 50 हर्ट फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो इसका जो अभिप्राय होता है, तो इसका जो मीन होता है, तो इसका मीन होता है कि कोई अल्टरनेट क्वांटिटी, कोई अल्टरनेट क्वांटिटी, अल्टरनेट क्वांटिटी 1 सेकेंड में 50 साइकिल मूव करती है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। और आप देख रहे हैं कि हर साइकिल में 2 बार करंट क्या हो रही है, जीरो, एक यहाँ और एक यहाँ, एक साइकिल में एक यहाँ एक यहाँ, इस साइकिल में एक यहाँ एक यहाँ, हर बार 2 बार करंट क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो इसका मतलब एक साइकिल या 50 साइकिल में 100 बार करंट जीरो होती है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होने वाला कोई भी डिवाइस 1 सेकेंड में 50 बार ऑन होता है, 50 बार ऑफ होता है। तो इसको लिख सकते हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कार्य करने वाला कोई भी डिवाइस 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कार्य करने वाला कोई भी डिवाइस 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में 100 बार ऑन तथा ऑफ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपके सामने लिखा है। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में पूरा ऑपरेशन इसका किया। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ, इंडिया में जो डिफाइनिंग फ्रीक्वेंसी है वो प्लस माइनस 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3 हर्ट्ज, यानी कि 3 हर्ट्ज वैल्यू 50 से बढ़ सकती है, 3 हर्ट्ज घट सकती है, जो इंडिया फ्रीक्वेंसी मानक है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे अगर कोई भी सिस्टम वर्क कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें 100 बार करंट जीरो होगी, यानी कि 100 बार वो सिस्टम ऑन होगा, 100 बार क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने फ्रीक्वेंसी को समझा कि 1 सेकेंड में, एक पर्टिकुलर 1 सेकेंड में कितना साइकिल वो मूव कर रहा है, ये उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो यही बात यहीं पे, इसी बात के साथ ये फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन यहीं पे क्या होता है, फिनिश होता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं एवरेज वैल्यू। व्हाट इज एवरेज वैल्यू, क्या होता है एवरेज वैल्यू, हम उसको देखते हैं, फिर उसका डेरिवेशन जो होगा उसको भी करेंगे। ठीक है, एवरेज वैल्यू से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजीज भी आ जाती हैं, कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट्स भी आ जाते हैं, इनको हम देखेंगे, समझेंगे, बुझेंगे। तो अब हम किस पर बात करने जा रहे हैं, एवरेज वैल्यू, फिर आरएमएस वैल्यू, फिर कुछ फैक्टर्स है। ये चैप्टर बहुत छोटा है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलीकरण नहीं किया गया, छोटा सा चैप्टर है ये और छोटी सी बात भी है। तो हम अब बात करते हैं किसके संबंध में, एवरेज वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, औसत मान, क्या कहते हैं, औसत मान। ये क्या होता है, औसत मान क्या होता है, किसी अल्टरनेट क्वांटिटी में हम देखते हैं तो बहुत सारे मान होते हैं, हम देखते हैं ना, अभी हमने इसको डिफाइन किया तो हमने देखा कि बहुत सारे छोटे 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 गैया छोटे छोटे बहुत सारे मान हैं, देख रहे हैं ना, बहुत सारे मान हैं। तो इन सारे मानों का जब हम एवरेज लेंगे ना, इन सारे मानों का जब हम एवरेज लेंगे उसी को एवरेज वैल्यू कहते हैं। देखिए इसमें जानने वाली बात क्या है, मजे की बात क्या है कि हमेशा एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल का निकालते हैं, दोनों साइकिल का ना निकाल देना, नहीं तो जितना भी प्लस है, मान लो +1 +2 +3 और उतने -1 -2 -3 सब जब जोड़ोगे तो रिजल्ट आ जाएगा जीरो। इसलिए कभी भी फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू चाहे आरएमएस वैल्यू नहीं निकाला जाता, हमेशा हाफ साइकिल का निकाला जाता है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू को निकालना है किसका, हाफ साइकिल का। ठीक है, फुल साइकिल का कभी नहीं निकालते। तो यहाँ लिखेंगे किसी अल्टरनेट क्वांटिटी के, किसी अल्टरनेट क्वांटिटी के
सामान्य माध्य को, सामान्य माध्य का मतलब जनरल मीन, क्या कहते हैं इसको, जनरल मीन। सामान्य माध्य को, जनरल मीन, सामान्य माध्य को ठीक है, किसी अल्टरनेट क्वांटिटी के सामान्य माध्य जनरल मीन को क्या कहते हैं, सामान्य माध्य जनरल मीन को क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू। ठीक है, किसी अल्टरनेट क्वांटिटी के सामान्य माध्य जनरल मीन को एवरेज वैल्यू कहते हैं, ध्यान देना है। तो मान लीजिए कि हमें अल्टरनेट करंट का औसत मान निकालना है, लिख लेंगे। मान लीजिए, क्या मान लीजिए, यही मान लीजिए कि हमें यहाँ पे मान लिया, क्या मान लिया कि मान लिया कि अल्टरनेट करंट, इसका अल्टरनेट करंट आई का, अल्टरनेट करंट आई का एवरेज मान, एवरेज वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, मान लिया कि अल्टरनेट क्वांट करंट का हमें क्या मान, क्या प्राप्त करना है, एवरेज वैल्यू फाइंड करना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका एवरेज वैल्यू, तो देखिए, तो ये है आपका क्या, एवरेज वैल्यू, यानी कि आई ए भी ई। तो एवरेज वैल्यू आई ए भी ई, हमें क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। तो आई ए भी ये निकालना है। तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, ये 0 से पाई तक जाएंगे। कहाँ तक, 0 से पाई तक। ठीक है, अब दूसरा साइकिल का 2 पाई है, तो 0 से पाई तक हम जाएंगे, यानी कि 0 से 1/पाई, टोटल 0 से पाई तक 1/पाई, उसको डिवाइड करेंगे नीचे। आई कहाँ से जा रहे हैं, 0 से पाई तक, इस करंट का क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इस करंट को इंटीग्रेट करेंगे, 0 से पाई तक की सारी वैल्यूज को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जो सारी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। और फिर इस पाई का यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एंगल है उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमेशा एवरेज वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये है आपका क्या, एवरेज वैल्यू। अब यहाँ इसमें करंट की वैल्यू को पुट करते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा होता है। आई इक्वल टू क्या होता है, आई एम साइन थीटा। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, फिर यहाँ एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। डिफिनीशन तो आपको समझ में आ गया कि सारे मानों का जब जनरल मीन लेते हैं, सामान्य माध्य निकालते हैं, तो क्या कहलाता है, यही एवरेज वैल्यू कहलाता है। तो हम अब यहाँ पे एवरेज वैल्यू को क्या करेंगे, ऑपरेट कर देंगे। एवरेज वैल्यू को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पूरा ऑपरेशन कर देंगे। तो देखिए, ये है आपका आई ए भी ई। हम एवरेज वैल्यू पर बात कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने समझा दिया है। तो एवरेज वैल्यू क्या है, 1/पाई, 0 से पाई आई डी थीटा। हम पूरे वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर हम पुट करते हैं I इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा पुटिंग मतलब रखने पर, तो 1/पाई, तो ये हो जाएगा 0 से पाई आई एम साइन थीटा डी थीटा। क्या हो जाएगा, आई एम साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए आई एम को बाहर कर दीजिए, आई एम पाई 0 से पाई क्या हो गया, साइन थीटा डी थीटा। तो अब हम इसको करते हैं, फिर देखिए
आई एम पाई। अब यह साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। 0 से पाई हो गया। साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा माइनस में होता है, माइनस को बाहर कर लीजिए, आई एम अपान पाई कॉस थीटा हो गया 0 से पाई तक। तो फिर क्या हुआ, आई एम अपान पाई, ये आपका cos थीटा ऊपर पहले अपर लिमिट रखेंगे, cos पाई माइनस cos 0। तो cos पाई का मान होता क्या है बताइए, आप खुद बताइए। cos पाई का मान माइनस होना, cos 0 का भी मान वन होता है, ये तो पढ़ते ही हैं। -1 -1 -2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2im अपान पाई हो गया। ये आपका क्या निकल के आ गया, एवरेज वैल्यू। तो किसी अल्टरनेट क्वांटिटी का जो एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है, 2im अपान पाई होता है। क्या होता है, एवरेज वैल्यू 2im अपान पाई होता है। अगर इसी को हम वोल्टेज के फॉर्म में ले लें, किसके फॉर्म में ले लें, वोल्टेज के फॉर्म में ले लें, तो देखिए यदि इसी बात को अगर हम वोल्टेज के फॉर्म में ले लें तो क्या होगा, इसी बात को अगर हम वोल्टेज के फॉर्म में लेते हैं तो फिर क्या होगा, देखिएगा। अगर इसी को हम वोल्टेज के फॉर्म में लेंगे, यानी कि अल्टरनेट क्वांटिटी में अगर हम किसी वोल्टेज का हम अगर वोल्टेज का हमको एवरेज वैल्यू निकालना है तो भी होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Vm अपान पाई हो जाएगा, 2Vm अपान पाई हो जाएगा। अगर हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना चाहें तो 2 पाई इंटू Vm, और 2 पाई की वैल्यू 0.36 Vm होता है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, एवरेज वैल्यू निकल के आ गया 0.636 Vm। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसको 0.636 Im। ठीक, तो ये अल्टरनेट करंट अल्टरनेट वोल्टेज दोनों का क्या निकल के सामने आ गया, एवरेज वैल्यू निकल के आ गया। क्योंकि बहुत सारे मान है ना, एक समय पे एक मान मिलता जा रहा है, हर एक समय पे एक मान मिलता गया, तो उन सारे मानों का हमने क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। इसी को कहते हैं क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। चलो चलिए, अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है आरएमएस वैल्यू। आज हम आरएमएस वैल्यू को भी देख लेते हैं। आरएमएस वैल्यू जैसे फुल होगी उसके बाद ये टॉपिक आज का पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। तो हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं आरएमएस वैल्यू के बारे में। यही आपकी इफेक्टिव वैल्यू होती है। अल्टरनेट क्वांटिटी को जब भी हम मेजर करते हैं वोल्टमीटर से एमीटर से, तो जो मान हमें वोल्टमीटर एमीटर बताता है वो मान क्या होता है, आपका आरएमएस मान होता है। क्या होता है, वो मान आपका आरएमएस मान होता है। ठीक है, कौन सा मान होता है, वो आपका आरएमएस मान होता है। तो हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, आरएमएस वैल्यू के बारे में। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आरएमएस मान। क्या कहते हैं, आरएमएस मान। तो क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर का मतलब क्या है, आरएमएस का मान क्या है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू इसी को आरएमएस। पहले क्या है, रूट, तो पहले एक बड़ा सा रूट बना लें। फिर क्या है, मीन, फिर करंट का हम क्या, मान लीजिए करंट का हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, एवरेज निकालना। ठीक है, पहले हमने रूट लिया, फिर यहाँ पे मीन ले लिया, फिर क्या है स्क्वायर, इसको हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। बस यही हो गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आईसी को मान लीजिए करंट का हमें निकालना, इसको इसे आरएमएस वैल्यूज में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लिखेंगे इस मान को इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं। इस मान को क्या कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं। इस मान को क्या कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, प्रभावी मान, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, प्रभावी मान कहते हैं। तो अब इसी को थोड़ा सा हम इलुबरेट कर लेते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अंदर पाई है, इसको हम बाहर करेंगे तो अंडर रूट में पाई आ जाएगा, और फिर हम चाहे पूरे रूट को ही हम इधर कर लें, चाहे अंदर रहने दें, ठीक है, इसको अंदर ही रहने दीजिए। अब ये क्या हो गया, 1/पाई
यहाँ पे पाई आई की जगह पर वैल्यू रख दीजिए आई एम साइन थीटा, ठीक है, ये जानते ही हैं। अब डी थीटा हो गया, यहाँ पे लिखेंगे क्या, पुटिंग पुटिंग क्या, आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा। तो यहाँ पे हम आई इज इक्वल टू क्या पुट कर दें, आई एम साइन थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा होगा, हाँ। ठीक है, ये हो गया आपके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/पाई है, ये 0 से पाई है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। तो अब ये आई एम स्क्वायर हो गया, तो आई एम स्क्वायर करने के बाहर ये चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर है तो सीधे इसको हम बाहर कर सकते हैं, आई एम सीधे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और अंदर आपका क्या होगा, 1/पाई 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। तो 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या हमको मिलेगा देखते हैं। तो जगह की थोड़ी सी कमी पड़ रही है तो हम इस सब को हम यहाँ पे हटा देते हैं, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, सारे टॉपिक्स को मैंने कवर कर दिया है। लास्ट की हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, आरएमएस वैल्यू के बारे में, है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो एक चीज एक स्टेप और हम यहाँ आगे बढ़ जाते हैं। तो 1/पाई 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 + cos2 थीटा अपान 2 डी थीटा। ये कहाँ से आता है, ये cos2 थीटा के फार्मूला से आता है। जैसे हम पढ़े हैं cos2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की बात कर रहे हैं ना, तो 1 - cos2 थीटा हुआ, ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि cos2 थीटा का फार्मूला साइन के संबंध में क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब वहां से साइन स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए, तो इसको इधर करिए, 1 - cos2 थीटा अपान 2, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो 1 - cos2 थीटा 2 थीटा अपान 2 डी थीटा हो गया। अब चलिए देखिए, यहाँ पे आई एम है, अंडर रूट में आपका है 1/पाई है, और फिर अलग अलग इनका इंटीग्रेशन करेंगे। ये है 0 से पाई 1/2 डी थीटा, और फिर माइनस क्या है, 0 से पाई cos2 थीटा अपान 2, cos2 थीटा अपान 2 डी थीटा, बोलो यही है ना। तो 1/2 डी थीटा और फिर cos2 थीटा अपान 2 डी थीटा हो गया। तो फिर देखिए आई एम, तो ये 1/पाई हो गया, 1/2 बाहर आ गया, 1/2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो फिर क्या अंदर बचा, अंदर बचा डी थीटा, और थीटा का जब हम डी थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा थीटा क्या होगा, 0 से पाई, क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, ठीक है। और फिर 1/2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, 1/2 यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो 1/2 जब यहाँ से बाहर हो जाएगा तो फिर हम इसका क्या करेंगे, cos2 थीटा का हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो cos2 थीटा का जब हम करेंगे ना, तो cos2 थीटा का जब हम करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, sin2 थीटा हो जाएगा। cos2 थीटा का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin2 थीटा हो जाएगा, अब बटे में 2 हो जाएगा, जानते ही हैं आप इस नियम को। जब 2 थीटा का करेंगे तो cos का sin2 थीटा, लेकिन जो 2 है वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रहे आपको। तो फिर देखिए, ये है आई एम, रूट में हम चल रहे हैं, तो 1/पाई, यहाँ पे थीटा जहाँ पे पाई -0, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, पाई/2 हो गया। थीटा यहाँ पे क्या है, पाई -0 होगा। और फिर यहाँ देखिए 1/4, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है sin2 थीटा, sin2 थीटा, ये 0 से पाई तक जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से पाई तक जा रहा है। और फिर अब देखिए, ये है आई एम, अंडर रूट में क्या हो गया आपका, पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1/2, क्या बचा, 1/2, और ये माइनस क्या बचा, 1/4,
1/4। इसकी जब वैल्यू आप निकालेंगे तो 2 थीटा का 0 से पाई में तो वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 0 से पाई तक अगर साइन की हम वैल्यू लें, कहाँ से, देखो साइन की वैल्यू अगर 0 से पाई तक लें तो इस पर क्या होती है, 0 होती है। 0 से पाई तक इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, 0 होती है। तो अचानक तो आप निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई माइनस साइन 0 हो जाएगा ना। देखिए आई एम अंडर रूट में 1/2 माइनस 1/4, ये 2 पाई 0 साइन 0 पूरा क्या हो गया 0, तो क्या मिला आपको, आई एम अपन अंडर रूट में 2। यही आपका क्या होता है, इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस मान होता है। ठीक है, आई एम अपन रूट 2, तो 1/√2 इंटू आई एम भी लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं 0.707 आई एम। ठीक है, तो ये आपके सामने जो वैल्यू निकल के आई है किसी भी करंट का, मान लीजिए अगर मैक्सिमम वैल्यू 6 एम्पियर है तो उसका आरएमएस वैल्यू उसमें 0.707 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ में हम आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ देख लेते हैं क्या, कि जो हमने आपके सामने एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू को जो हमने कैलकुलेट किया है, जो हमने आपको सामने आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को हमने जो निकाला है, इसमें हम देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए आपके सामने है सारी बातें। मान लीजिए कि अगर कोई अल्टरनेट क्वांटिटी है, क्या है, अल्टरनेट क्वांटिटी है, आपने मीटर से उसको नापा। ठीक है, मीटर से, किससे, मान लीजिए करंट की वैल्यू है, करंट बाई अमीटर, हमने किसी अमीटर से नापा और हमको मिला 5 एम्पियर। तो ये जो 5 एम्पियर हम नापते हैं, जो हमको मिलता है ना, ये हमें मिलता है, इसी को हम कहते हैं आई आर एम एस वैल्यू। जो भी हम मीजर करते हैं वो क्या होती है, आर एम एस वैल्यू। तो सर्किट में आपका आई आर एम एस अगर 5 एम्पियर है तो आपका जो मैक्सिमम करंट होती है, मैक्सिमम करंट वो क्या होगी, ये आर एम एस वैल्यू तो आपको मिल गया, √2 इंटू आई आर एम एस, अभी अभी हमने निकाला है, √2 इसके नीचे हो जाएगा तो आई आर एम एस। तो जो भी हम नापते हैं वो हमें जो भी मिलता है, अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए 6 एम्पियर दे दिया है, मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए 6 एम्पियर किसी अल्टरनेट क्वांटिटी का, मतलब करंट का दे दिया है, इसका आरएमएस वैल्यू अगर पूछता है तो ये क्या हो जाएगा, 6/√2 हो जाएगा। बहुत सिंपल से फार्मूले को यूज करके आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए कि यही आपका मैक्सिमम वैल्यू अगर आपका 6 एम्पियर दे दिया है और इसका एवरेज वैल्यू अगर पूछ रहा है तो कुछ नहीं है, 0.36 में हम इसी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो क्या होगा, एवरेज वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने अभी अभी एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू को जो हमने कैलकुलेट किया है उसको न्यूमेरिकल अप्रोच में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको पूरी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज मैंने लिखी थी, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, एक एक पॉइंट्स को डिफाइन किया भी, उसको लिखा भी। टेक्निकल टर्म मैंने लिखा, मतलब टेक्निकल टर्म मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बस आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम जो भी रिमेनिंग टर्मिनोलॉजीज होगी आगे मंथन करेंगे। धन्यवाद।